नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है जुडिशरी इज ऑन स्टेक, यानी जुडिशरी आज दांव पर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर दो ऐसी घटनाएं घटी जिसमें जुडिशरी के बारे में जनता के बीच में एक असंतोष, एक संदेह की भावना पैदा हो गई। पहला केस तो जसवंत वर्मा जस्टिस, जिनके घर में आग लगी थी दिल्ली में, और उसके बाद इमीडिएट जो इन्फॉर्मेशन मिली कि कई बोरों में जले हुए नोट मिले, मगर एक हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आती है तो उन नोटों का जिक्र उसमें नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई जाती है जिससे कि उसके बारे में और जांच हो सके, और इसलिए एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। समय लंबा खिंच चुका है और जिस कमरे में आग लगी थी उस कमरे को पुलिस ने सीज भी नहीं किया। उसके बाद उस कमरे की सफाई कर दी गई। कुल मिला के सारे मामले की सफाई हो गई, और आज हम जब इस पे बात कर रहे हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या निकलेगा, ये बात की बात है। दूसरा केस है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक केस में डिसीजन देते हुए अपनी जो टिप्पणी की उसमें यह कहा कि किसी को खींच के ले जाना, तब शब्द बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको उसको अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके विषय में जब हाई कोर्ट के अंदर अनरेस्ट पैदा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः से संज्ञान लिया और उस पर एक जज ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए उनको कहा गया है कि उसमें, तो उन्होंने फिलहाल उस कोर्ट के ऑर्डर पे रोक लगा दी है। तो इन दो स्थितियों में संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है। माना यह जाता है कि न्याय तो वो तराजू है जिसमें किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता है और यहाँ किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, मगर इन दो केसेस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ऐसा सत्य नहीं है। पिछले 4 दशक में जो जस्टिस सिस्टम में जुड़े हुए जजेस के केसेस सामने आए हैं, उन केसेस में एक नज़र डालेंगे तो सबसे पहले पीडी दिनकरण का केस है, जो 1976 में जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू की। 1997 में इनको मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया। सन 2008 में इनको सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लेकिन जब इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात हुई तो उस समय इनके खिलाफ एक कांचीपुरम में संपत्ति अर्जन का मामला आया, जिसमें इन्होंने सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा किया, और ऐसे केस में आय से अधिक संपत्ति का केस और पद का दुरुपयोग, ये 2 केस इनके खिलाफ बना। सुप्रीम कोर्ट की एक 3 बेंच की कमेटी ने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में ये प्रस्तावित किया गया कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। लेकिन महाभियोग शुरू होने से पहले 29 जुलाई 2011 को इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और केस यहीं पर रोक दिया गया। तीसरा मामला जस्टिस दिलीप पी भोसले का है, जिन्होंने 1980 में अपनी वकालत बॉम्बे हाई कोर्ट से शुरू की। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ही ये न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। तत्पश्चात कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद 2015 में हैदराबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। लेकिन इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव इरेगुलरिटीज और बायसनेस का आरोप लगा, और जिससे उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही इन्होंने इस्तीफा दिया, जिससे कि इन्होंने अपनी साख बचाने का प्रयास किया, और ये मामला यहीं समाप्त हो जाता है। चौथा मामला न्यायमूर्ति वी रामास्वामी का है, जिन्होंने 1950 के आसपास अपनी वकालत शुरू की। 1983 में ये सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए, लेकिन जब ये हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो इनके ऊपर आलीशान जीवन शैली को अपनाने के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग और सरकारी धन का दुरुपयोग का मामला सामने आया। इनके खिलाफ 1991 में महाभियोग का प्रस्ताव आया, इम्पीचमेंट मोशन आया, लेकिन वो पारित न हो सका, और यह भारत में पहला मामला था जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की बात शुरू हुई। और सरकार का दबाव पड़ने और मीडिया के दबाव पड़ने के बाद 1994 में इन्होंने
इस्तीफा दे दिया और ये मामला यहीं पे समाप्त हो गया। पांचवा मामला 2016 का है, जिसमें जस्टिस नागार्जुन रेड्डी के ऊपर एक ऐसा मामला दर्ज किया गया जिसमें कि इन्होंने एक दलित न्यायाधीश को विक्टिमाइज किया और उसके बाद इम्पीचमेंट की सिफारिश की गई राज्यसभा के 61 मेंबर द्वारा, जिसमें बाद में 9 मेंबर्स ने अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए और ये इम्पीचमेंट मोशन आगे बढ़ नहीं सका और समाप्त हो गया। छठा मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस CS कर्णन का है, जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर प्रश्न उठाते हुए उसे ऑटोक्रेटिक कहा था और ये पहला मामला था जब किसी जस्टिस को जेल भेजा गया। सातवां मामला है अतुल सुभाष केस, जिसमें एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने अपने खिलाफ चल रहे पारिवारिक विवाद में इस जज के खिलाफ काफ़ी बातें बोली कि किस तरह उसे परेशान किया जा रहा था और अंततः उसने आत्महत्या की। ये सातवां केस है। बात सिर्फ 7 केस की नहीं है, ये बात उन सारे केसेस की है जो पिछले 50 सालों में 60 सालों में कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान आ रहे हैं। जनता का विश्वास इस सिस्टम से उठ रहा है। जनता हर जगह के सिस्टम से निराश और हतोत्साहित हो चुकी है, लेकिन एक जुडिशियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम बचा है जहां उसे लगता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी अन्याय हो जाए, यहाँ पे मुझे न्याय मिलेगा। तो लोग सोच क्या रहे हैं कि न्याय में देरी न्याय नहीं है, यह एक तरह का अन्याय ही है। समाज के तौर पे और व्यक्ति के तौर पे अगर हम स्वयं में इतने हताश हो चुके हैं कि कहीं भी अन्याय हो, परिवार में हो या समाज में हो, तो हम अपनी चुप्पी साध लेते हैं और मौन हो जाते हैं और बोलना उचित भी नहीं समझते हैं। तो जब समय न्याय करता है तो वहाँ गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसका परिणाम पूरा समाज भुगतता है, क्योंकि समाज के 100 लोगों की चुप्पी का नतीजा वो 100 लोग ही नहीं भुगतते, वो लोग भी भुगतते हैं जो उसका हिस्सा किसी न किसी तरह से रहे हैं। बात ये भी उठने लगी है कि समाज में न्याय क्या 2 तरह का हो गया है, एक प्रिविलेज क्लास के लिए, एक पुअर क्लास के लिए। क्योंकि प्रिविलेज क्लास का न्याय तो कभी न्याय होता ही नहीं है और पुअर क्लास के लिए न्याय कभी पूर्ण होता ही नहीं है, तो वो अपने पैसे का भी नुकसान करता है, उसको न्याय तो मिलता नहीं है और जो जिसने गलत किया है वो तो चाहता ही नहीं कि इस केस में कोई न्याय हो ही। तीसरा है कि ज़्यादातर इकट्ठा करने का लालच कितना बढ़ गया है और कितना कहाँ लेके जाना है। जनता ये भी कह रही है कि जितना धन कमाया है क्या ये वापस समाज को दे के जाएंगे? नहीं, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं इसी धन पे उदंडता करेंगे, इसी धन पे वो समाज में अभिशाप की तरफ फैल जाएंगे। जनता के मन में एक बात ये भी बैठी हुई है कि अपराधी चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस करे चाहे क्रिमिनल ऑफेंस करे, उसको लगता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मनोवृत्ति में यह बात बैठ गई है कि अपराध करो, जमानत लो और बाहर घूमो, क्योंकि बाकी काम तो सिस्टम की अकर्मण्यता या इनएक्शन ऑफ सिस्टम कर ही देगा। साथ ही साथ सिविल केसेस में वादी की तो मृत्यु हो जाती है और केस 20-25 साल तक चलता रहता है और उसका बेनिफिशियरी कौन होता है, वो वादी तो नहीं होता जनरली। केसेस की समय सीमा के संबंध में भी एक संदेह है कि किसी भी केसेस को सॉल्व करने के लिए या उसमें निर्णय देने के लिए एक समय सीमा तो होनी चाहिए। लड़ने वाला इतना धैर्य नहीं रख पाता है कि वो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाता रहे, उसके जीवन में जो और काम है वो सारे के सारे काम उसके ठप हो जाते हैं, पैसा लग जाता है, समय लग जाता है, मानसिक विकृति का शिकार भी होते हैं। तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट और भी है कि लोगों को लगता है कि जो क्रिमिनल हैं ये किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, फिर ये उस पार्टी की सरकार जब तक रहती है ये जमानत लेके घूमते रहते हैं और जब दूसरी सरकार आती तो ये फिर जेल चले जाते हैं। साथ ही साथ ये अपने या जमानत ले के दौरान अपने किसी करीबी के नाम पे ठेका उठाएंगे, व्यवसाय करेंगे और जब कोई काम ना करने पे इनके खिलाफ शिकायत करेगा तो ये उनको डराएंगे, धमकाएंगे, तो या तो उसको मार देंगे। तो अपराधियों का मन तो इससे बढ़ता जाता है। फिर वो इलेक्शन लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं, उसके बाद मिनिस्टर तक बन जाते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि न्यायिक व्यवस्था की सुस्ती का परिणाम पूरा समाज भोग रहा है और समाज की जिम्मेदारी जहाँ है वहाँ वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। वो क्या करता है, वो मौन रखता है, वो सो जाता है और उसको लगता है कि मेरा काम हो जाए, बाकी घर में बैठ के तो हम सिस्टम को गाली दे ही लेंगे।
तो ये समाज की स्थिति जुडिशियल सिस्टम की इनएक्शन की वजह से कई बार हम इस तरह के समाज की संरचना को देख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि जुडिशियल सिस्टम में कमी बहुत है, स्टाफ की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में अपराध तो बढ़ गए हैं, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में कोर्ट्स नहीं बढ़ी है, तो एक प्रेशर कोर्ट्स के ऊपर रहता है। एक फिगर के अनुसार कि इस समय भारत में लोअर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक करीबन 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। करीबन 1,69,000 से ज़्यादा केसेस पिछले 30 साल से चल रहे हैं और अभी तक वो फाइनलिटी तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या न्याय की व्यवस्था इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी उसका लाभ तो नहीं पाता, लेकिन उसी जटिलता का फायदा अपराधी उठा लेता है। तो कोई अन्याय इसलिए मान्य नहीं हो जाता क्योंकि उसको हम परंपरा से सहते चले आ रहे हैं। इसमें बदलाव की जरूरत तो है, और हम प्रेमचंद की कही गई बात को दृढ़ करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे प्रेमचंद ने ये कहा था कि न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। न्याय को कागजों में या उसके पाखंड में उलझना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो अंग्रेजों ने दिया वो जिस तरह का है उसमें कागज ही बोलते हैं, और कागज कैसे बनाए जाते हैं, व्यक्ति की बात की सत्यता उतनी नहीं है जितनी कि कागजों की है। अल्टीमेटली न्याय मिलना है व्यक्ति को, लेकिन उसकी सत्यता की पुष्टि करता है कागज। अरिस्टोटल ने कहा मनुष्य अपने सबसे अच्छे रूप में सभी जीवों में सबसे उदार है, लेकिन यदि कानून और न्याय न हो तो मनुष्य सबसे खराब जीव बन जाता है। और अन्याय न्याय को मार नहीं सकता, लेकिन जब इंसान न्याय करने में असफल हो जाता है तब प्रकृति न्याय करती है। और आज हम इस समय पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार में, भारत में स्पेशली, हम जो दुर्व्यवस्थाएं, एक मानसिक अशांति, एक अनरेस्ट, एक संदेह की स्थिति देख रहे हैं, इस सब का परिणाम कहीं न कहीं न्याय की व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं, जो संदेह है, वो उसका एक कारण भी हो सकता है। लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में जब पुलिस कार्रवाई की बात हुई तो जस्टिस वर्मा ने ये कहा कि मुझे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं है, उस पुलिस सिस्टम पे उनको भरोसा नहीं है जिस पुलिस सिस्टम के इन्वेस्टिगेशन के आधार पे एज ए एडवोकेट इन्होंने कितने लोगों को सजा दिलाई होगी और कितने लोगों को उसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे सजा दी होगी। लेकिन आज जब व्यक्तिगत रूप से बात आई तो इनको पुलिस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे है? किसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? अगर आप कुछ गलत करते हैं तो किसकी इन्वेस्टिगेशन पे आपके खिलाफ जांच होगी और न्याय होगा? लेकिन न्याय संगत बात तो ये होती कि जब पिछले 75 सालों में इसी जुडिशियल सिस्टम में किसी ऐसी एजेंसी की प्रस्तावना दी होती जो संदेह की परिधि से बाहर होता, तो हमको ये लगता है कि चलो अगर हम कोर्ट में जा रहे हैं तो वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कराएगा उस कोर्ट में संदेह की संभावना नहीं होगी और न्याय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन आज तक कोर्ट्स ने नहीं किया। अब आता है विभागों में जो कोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं, खासकर पे पैरिटी से रिलेटेड। तो यदि मान लीजिए कि 1000 आदमी किसी केस से जुड़े हुए हैं और 100 लोगों को कोर्ट्स ने एक ऑर्डर दिया कि ये रूल्स का इंटरप्रिटेशन करते हुए कि इसमें पर्टिकुलर चीज़ लागू की जाए, और गवर्नमेंट साइड लगातार हारती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट तक उस रूल का इंटरप्रिटेशन जिस ढंग से हुआ और फाइनली ऑर्डर हो जाता है 100 लोगों के फेवर में। लेकिन उसके बाद बाकी 900 लोग जब उसको पाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर को लेके आइए। मेरे बात ये आज तक पल्ले नहीं पड़ी कि जिस रूल को कोर्ट इंटरप्रेट कर चुका है और कह चुका है कि ये सही है, तो बाकी 900 लोगों को जिनमें लेश मात्र भी फर्क नहीं है दोनों के केस की सिमिलरिटी को लेके, वो लागू क्यों नहीं होता है? क्या 900 लोगों के लिए कोर्ट अलग ऑर्डर करेगी जबकि रूल का इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट तक हो चुका है? यहाँ पे कोर्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, कोर्ट जब किसी 100 केसेस में ऑर्डर करती है तो उसको ऑर्डर में एक चीज़ एक्सटेंड कर दे देनी चाहिए कि अगर इस विषय से जुड़े हुए कोई केस जिसमें कि बिल्कुल सिमिलरिटी हो, उसमें इसी तरह का ऑर्डर लागू किया जाए, जिससे बाकी 900 लोग कोर्ट ना आए, 900 लोग कोर्ट जाने से बचें। इससे कोर्ट का काम ही कम होगा। इससे हमारे डिपार्टमेंट के प्रशासनिक क्षमता का भी अंदाजा हो जाता है कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे बाबूगिरी की तरह काम करता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं के बराबर है। अब फाइनली हम इस पूरे डिस्कशन के बाद
ये निकल के आता है कि ठीक है, कोर्ट्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट्स के अपनी समस्याएं हैं, सरकार उसको कैसे डील करेगी, उसको किस ढंग से कॉलेजियम सिस्टम डील करेगा, क्या कॉलेजियम सिस्टम के पैरेलल में कोई और सिस्टम बनाने की आवश्यकता है कि किस तरह से केसेस को हैंडल किया जाए। लेकिन जैसा कि मैं अपने सारे पुराने वीडियोस में भी कहता हूँ, सारी समस्या आके रुकती है परिवार के ऊपर। हम परिवार के अंदर क्यों नहीं इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा चेरिश करते हैं कि हमारे घर का बच्चा जब किसी भी क्षेत्र में चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज में, चाहे वो पुलिस सर्विसेज में जाए, चाहे वो कोर्ट्स में जा रहा है, चाहे कारपोरेट वर्ल्ड में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर बने, तो वो उसको कैरी करे, उसको आगे। हम अमेरिका के सिस्टम, यूरोप के सिस्टम या दुनिया के सबसे अच्छे विकसित देशों के सिस्टम में जाते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके बसे, या हम भी वहाँ जाके बसने की सोचते हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ से आराम से और शांतिप्रिय जीवन जिएंगे। लेकिन वो व्यवस्था वही है जहाँ पे इथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम उनके देश में जाके इथिकल और मॉरल हो जाएंगे, लेकिन अपने देश में इथिकल मॉरल होने में हमें दिक्कत होती है। ये दिक्कत सारी परिवार से शुरू होती है। तो जब वो बच्चा घर से अपने कार्य क्षेत्र में पैर रखता है तो क्या परिवार के पेरेंट्स या गार्जियन इस बात के लिए बच्चे को कहते हैं कि तुम अपने जीवन के नए क्षेत्र में जा रहे हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में जाए, तो अपने कार्य का निर्वाह कर्तव्य पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक करना, एथिक्स और मॉरलिटी को ध्यान में रखना? ऐसा नहीं करते हैं शायद, जबकि समाज के हर आदमी को यह पता है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी हम ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिनके पास बेहतर आईक्यू है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो वो जो समाज में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिनका समाज में स्थान पिछड़ा हुआ है और अभी तक 70 सालों में वो अपॉर्चुनिटी के उस स्केल तक नहीं पहुंचे हैं, वो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। वो बेनिफिशियरी सिर्फ कुछ लोग हो रहे हैं और बाकी लोग पिछड़ जा रहे हैं। अब हम इसमें पूरे समाज को अगर ऑल देखें तो क्या है कि हमें आज ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ की है कि हम इथिकल और मॉरल वैल्यूज़ की ओवरहॉलिंग करें। स्कूल के लेवल पे, घर के लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, इवन ऑफिसेस के अंदर जितनी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उन ट्रेनिंग सेशन में एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर अच्छे लेक्चर्स होने चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस को समझाना बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ की ट्रेनिंग दे देते हैं, हम किसी को कुछ भी ट्रेनिंग दे दें, लेकिन अगर हमारी इंटेंशंस क्लियर नहीं है, यानी कि अपने देश को लेके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, तो हमें इस तरह के जुडिशियल सिस्टम के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। वही परिणाम हमें पुलिस में देखने को मिलते हैं। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसमें हम ये परिणाम नहीं देख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, जो मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस पे और आगे बात करूं। धन्यवाद।